गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के दूसरे यूनिट वैद्युत रसायन के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की तीसरी श्रृंखला देखने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता 0.0248 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है। इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। अब यहाँ पे इस विलयन की सांद्रता दे रखी है जो कि 0.20 मोल है, ठीक है, मोलर है। तो इसकी सांद्रता को हम CIM से डिफाइन करते हैं और जिसकी वैल्यू 0.20 मोलर दे रखी है, ठीक। चालकता कप्पा का मान दे रखा है 0.0248 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। मोलर चालकता की हमें गणना करनी है। तो पता है कि मोलर चालकता को हम लेमडा एम से डिफाइन करते हैं और हमने आपको पिछले क्लास में हमने आपको मोलर चालकता का फार्मूला बताया था कि लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान सी भी होता है या कप्पा इंटू 1000 अपान एम भी होता है। तो यहाँ चूँकि यहाँ पे हम कप्पा इंटू 1000 बट अपान एम भी रख दे रहे हैं या सी भी रख दें, तो यहाँ कप्पा की वैल्यू हमने पुट की 0.0248 इंटू 1000 और सांद्रता 0.20 हमने रखी, ठीक। अब ये इसको हमने सॉल्व किया। अब हमने यहाँ पे इस सॉल्यूशन में क्या किया है कि इस दशमलव को हमने यहाँ पे हटाया है और यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे 4 जीरो नीचे बढ़ा दिया है और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो हमने ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिया। अब 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया और ये बचा 248 अपान 2। इसको हमने सॉल्व किया तो आया 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो ये है मोलर चालकता का आंसर। ये क्वेश्चन हमारा 2024 और 2018 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2 नंबर का था। अगला क्वेश्चन है हमारा अनंत तनुता पर HCl NaCl एवं CH3COONa के समतुल्य चालकत्व क्रमशः 380.5, 109.8 और 78.5 इकाई हैं। तो एसिटिक अम्ल का समतुल्य चालकत्व अनंत तनुता पर आकलन कीजिए। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है और यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे HCl की चालकता दे रखी है 380.5, NaCl की चालकता दे रखी है 109.8 और CH3COONa इसकी चालकता दे रखी है 78.5। हमें एसिटिक अम्ल की मतलब CH3COOH की चालकता ज्ञात करनी है। अब हमें यहाँ पे एसिटिक अम्ल की समतुल्य चालकता ज्ञात करनी है। अब यह एसिटिक अम्ल की समतुल्य चालकता कहाँ से मिलेगी हमें? तो ये यहाँ से मिलेगी। तो इसकी चालकता निकालने के लिए पहले हम CH3COONa की चालकता लिखेंगे। यहाँ से हमारा CH3COO मिल जाएगा तो यहाँ पे हमने CH3COONa की चालकता लिख दी। अब इसमें हमें और क्या चाहिए? तो हमें चाहिए H के लिए हम किसकी चालकता जोड़ेंगे? HCl की। तो हमने यहाँ पे लेमडा HCl कर दिया। अब यहाँ पे हमें Na और Cl नहीं चाहिए, हमें CH3COOH चाहिए, NaCl नहीं चाहिए। तो NaCl को हटाने के लिए यहाँ पे देखो मोलर चालकता NaCl की दे रखी है तो यहाँ पे हमने माइनस NaCl की चालकता लिख दी। अब सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। इसकी वैल्यू हो गई 78.5, इसकी हो गई 380.5 और माइनस हो गया 109.8। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया हमारी 349.2 यूनिट। मतलब एसिटिक अम्ल का समतुल्य चालकत्व अनंत तनुता पर कितना है? 349.2। अब अगला क्वेश्चन है 0.00241 m
एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है। इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल के लिए यहाँ अनंत तनुता पर मोलर चालकता का जो मान है वो 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है, तो इसका वियोजन स्थिरांक क्या है? तो यहाँ पे हम सब लिख लेते हैं सारी वैल्यू। ये हमारी मोलरता या सांद्रता जो दे रखी है वो 0.00241 मोल प्रति लीटर दे रखी है। चालकता मतलब कप्पा की वैल्यू 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर दे रखी है। हमें इसकी मोलर चालकता फाइंड करनी है और अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल दे रखी है। हमें वियोजन स्थिरांक मतलब के का मान क्या करना है? निकालना है। अब हमको फार्मूला पता है मोलर चालकता के लिए कि हमने मोलर चालकता का फार्मूला लिखा था कप्पा गुणे 1000 बटे यम या सी। तो यहाँ पे हमने कप्पा गुणे 1000 बटे यम लिख दिया और कप्पा की वैल्यू पुट की 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपान मोलर चालकता इसकी जो दे रखी है, सॉरी सांद्रता जो इसकी दे रखी है 0.00241। अब यहाँ पे हमने पॉइंट हटाने के लिए क्या किया है, यहाँ देखो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा है तो हमने यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा दिया। यहाँ पे 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लगा है तो हमने यहाँ पे 10⁻5 से क्या कर दिया? गुणा। अब 10⁻5 प्लस और माइनस 10⁻5 प्लस और माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और ये आपका 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हुआ, मतलब कि जो आपका आगे बचा वो हुआ 7,896 बटे 241 को भाग दिया, डिवाइड किया तो आंसर आया 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो मोलर चालकता का जो मान है वो कितना आया हमारा? 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। अब उसने क्या कहा है? अब उसने कहा है अब इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें आयनन की मात्रा निकालनी होगी। आयनन की मात्रा मतलब अल्फ़ा का मान निकालना होगा। तो अल्फ़ा का मान हम कैसे निकालते हैं? आयनन की मात्रा निकालते हैं कैसे हैं? तो एक निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये हमारा आयनन की मात्रा का फार्मूला होता है। मतलब कि एक निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता कितनी होगी और उसमें हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता को क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो निश्चित सांद्रता पर जो मोलर चालकता है वो अभी हमने 32.76 निकाला है और अनंत तनुता पर मोलर चालकता हमारा 390.5 कितना? 390.5 दे रखा है। डिवाइड किया तो 0.084 आया और पॉइंट को जब हम एक स्थान इधर ले गए 2 अंक तक खिसकाए तो 8.4 इंटू 10 की पावर कितना आ गया? -2। अब के वियोजन स्थिरांक इक्वल टू होता है सी अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक, सांद्रता हमारी जो दे रखी है वो 0.00241 दे रखी है। अल्फ़ा का मान हमने अभी 8.4 इंटू 10 की पावर -2 निकाला है। चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो इसका मल्टीप्लाई हमने 2 बार करा दिया। अपान 1 माइनस 8.4 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दशमलव को 3 अंक इधर खिसकाया है तो हमारा हो गया 2.41 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? -3। 8.4 इंटू 10 की पावर -2 10 की पावर -2 अपान 1 माइनस, अब देखो 10 की पावर -2 का इसमें हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1 माइनस 0.084 और जब ये 1 में से हमने इतना घटाया तो आया 0.916 और इसको हमने सॉल्व किया तो देखो 2 2 4 3 7 ये 10 की घाते कितना हो गया? -7 और इसका गुणा किया तो 170.05 आया। अब यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव को हमने बैलेंस किया इस तरीके से और 0 से 0 को डिवाइड किया तो आंसर हमारा आया 170.05 इंटू 10 की पावर -6 अपान 916। इसको जब और आगे सॉल्व किया तो ये डिवाइड करने पर 18.56 आया इंटू 10 की पावर -6। पॉइंट को हम एक अंक इधर ले गए तो 1.856 इंटू 10 की पावर -6 में क्या हो गया? +1। पॉइंट को हमने एक तरफ
इधर किसका आया है तो क्या हो गया +1। तो ये -6 में से +1 हुआ तो कितना -5, मतलब आंसर हमारा आया 1.856 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, ठीक। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का और ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कितने नंबर का आता है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का आता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी प्रबल संभावना भी है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, CuSO4 कॉपर सल्फेट विलयन को 2 एम्पीयर की धारा से 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे धारा जो मतलब आई दे रखा है वो कितना 2 एम्पीयर, समय हमारा t दे रखा है 450 सेकेंड, और कॉपर का अणुभार दे रखा है 63। अब यहाँ कॉपर पे आयन कितने हैं 2, कॉपर पे कितने आयन है 2, और सल्फेट पे भी कितने आयन है 2, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी 2, तो यहाँ n बराबर कितना हो गया 2। अब निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करनी है, मतलब हमें W का मान क्या करना है, पता करना है। तो फैराडे के प्रथम नियम से W बराबर क्या होता है ZIT, और Z = हो गया आपका M/NF। तो यहाँ पे हमने फार्मूला कर लिया W बराबर MIT/NF। आगे जब इसकी वैल्यू हमने पुट की सबकी, तो ये हो गया हमारा 63 × 2 × 450। इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, हमने सबकी वैल्यू पुट की /2 गुणे फैराडे संख्या का मान कितना होता है, एक फैराडे संख्या बराबर, तो एक फैराडे संख्या बराबर कितना 96,500 कूलाम। यहाँ वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर हमारा आया 567/1930, और जब डिवाइड किया तो 0.293 ग्राम आया। मतलब कि जो निक्षेपित कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान आया वो कितना आया 0.293 ग्राम। अब अगला क्वेश्चन है कि डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन जो हमारा है वो कितने सन में पूछा है, तो 2024, 2023, 19, और ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब E0 की वैल्यू दे रखी है 1.1 वोल्ट। मानक गिब्स ऊर्जा को हम ΔRG0 से डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। अब यहाँ पे n की वैल्यू पता करने के लिए हम देखें तो यहाँ पे Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn डबल प्लस आयन में, ठीक है। मतलब कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, गए हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, और फैराडे संख्या बराबर होता ही है 96,500 कूलाम, और फार्मूला हमको पता है ΔRG0 = -NF E0। तो यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू पुट की -2 × 96,500 × 1.1, और ये सॉल्व करने पे आया -212,300 जूल, ठीक है। तो ये इसकी गिब्स ऊर्जा आई। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित सेल के EMF की गणना कीजिए, जिसमें ये सेल समीकरण भी दे रखा है। जबकि E0 Zn + 2 Zn तथा Cu+ के मान कितने हैं, -0.76 वोल्ट तथा 0 + 0.34 वोल्ट है। इनकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर। यह क्वेश्चन 2020 और 19 में पूछा है, कितने नंबर का, 2 नंबर का। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जिंक का क्या है, एनोड है, जिसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर, और ये कॉपर का कैथोड है जिसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर। अब यहाँ पे जिंक के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो है वो कितना दे रखा है, -0.76 वोल्ट, और कॉपर के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है 0.34, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जिंक है वो किसका काम कर रहा है, एनोड का। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, हमारी एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, और ये कॉपर हो गया कैथोड, तो ये वैल्यू हमारी किसकी हो गई, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब ई सेल हम कैसे निकालते हैं, तो ई सेल निकालने के लिए जो है जिसे हम EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, और ये इक्वल टू होता है E कैथोड - E एनोड, ठीक है।
तो कैथोड का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया है वो 0.34 और एनोड का दिया है -0.76 ब्रैकेट में, और ये माइनस है ही, माइनस माइनस हो गया प्लस, दोनों को ऐड किया और आंसर आ गया हमारा 1.10 वोल्ट। ठीक, तो मतलब सेल की जो ईएमएफ है वो कितनी है, 1.10 वोल्ट। अब अगला क्वेश्चन इसी तरीके से सेम है कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना कीजिए, जिसमें ये कैडमियम का इलेक्ट्रोड है जिसकी सांद्रता 1 मोलर दे रखी है, और ये सिल्वर का कैथोड इलेक्ट्रोड है जिसकी सांद्रता कितनी दे रखी है, 1 मोलर, और बीच में ये क्या है, लवण सेतु है। ये सेल समीकरण दे रखा है। इस अर्धविक्रियाओं के मानक अपचयन विभव यहाँ पे दिए हैं। अब यहाँ पे कैडमियम क्या है, एनोड है, और सिल्वर क्या है हमारा, कैथोड। तो यहाँ कैडमियम का इलेक्ट्रोड विभव लिखा है। अब ये क्या है, एनोड है, तो इसलिए हमने इसको एनोड का इलेक्ट्रोड विभव यहाँ ए लिख दिया है। ठीक, जिसका इलेक्ट्रोड विभव -0.40 वोल्ट है। और सिल्वर क्या है, कैथोड का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये किसका इलेक्ट्रोड विभव हो गया, कैथोड का, जो कि +0.80 वोल्ट है। अब इसे ले ईएमएफ निकालेंगे तो ई कैथोड माइनस क्या होगा, ई एनोड, और दोनों की वैल्यू हमने रखी और यहाँ पे सॉल्व किया तो आंसर आया 1.20 वोल्ट। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है कि Mg ठोस, मैग्नीशियम जो है वो ठोस है, और इसमें इसका दे रखा है कि Mg जो इलेक्ट्रोड है इसकी मोलर सांद्रता इसकी 0.1 मोलर दे रखी है, और बीच में ये क्या लगा है, लवण सेतु है। ठीक है, और यहाँ पे ये है कॉपर जो कि कैथोड है, और इसकी मोलर सांद्रता दे रखी है 1.0 - 1। ठीक है, तो सेल के ईएमएफ की गणना करनी है, सेम वही चीज़ दिया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो आपका है, इलेक्ट्रोड विभव इसका कॉपर का वो दे रखा है +0.34, और मैग्नीशियम का दे रखा है -2.37 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एनोड का काम हमारा कौन कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है हमारा मैग्नीशियम, तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव -2.37 वोल्ट, और कैथोड का काम कर रही है कॉपर, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट। ठीक है, एनोड की सांद्रता कितनी दे रखी है, 0.1 मोलर, और कैथोड की सांद्रता दे रखी है 0.1 मोलर। ठीक है, मतलब 1 गुणे 0 10 के घाते -1 कितना हुआ, 0.1 ही हुआ। ठीक, अब यहाँ पे Mg जो है वो Mg2+ आयन में बदला है, इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और सेल का हमें ईएमएफ निकालना है, तो फार्मूला ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591/n log A/C, मतलब एनोड अपान कैथोड। अब ये समीकरण किसका है, तो ये समीकरण किसका है, नरनस्ट समीकरण है। ये कौन सा समीकरण है, नरनस्ट समीकरण। ठीक, मतलब ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591/n log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, ए का मतलब एनोड, अपान कंसंट्रेशन ऑफ सी मतलब कैथोड। तो यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे ई सेल ई मतलब कि मानक सेल जो आपका है ई सेल, उसकी वैल्यू क्या हो गया, तो वो हो गया हमारा EC माइनस, मतलब कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.0591/2 लॉग, दोनों की सांद्रता कितनी है, एनोड की भी 0.1 है और कैथोड की भी 0.1 है, तो दोनों की सांद्रता हमने कर ली। ये दोनों कटा तो वैल्यू कितनी आ गई, ये। अब कैथोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना दिया है, 0.34, और इसका -2.37, तो यहाँ पे हो गया 0.34 और -2.37 -0.591/2 और log हो गया 1। अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ 0। ठीक, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2। log 100 की वैल्यू 2 कैसे होगी पता है, log 100 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10 का स्क्वायर। ठीक, और log m/n क्या होता है, 2 log। ठीक है, log m/n n log m मतलब log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो 2 कितनी आंसर आ गया, 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने log में यहाँ कुछ रख दी है, इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 0।
और इसको सॉल्व किया तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसको जीरो से हम जब किसी भी डिजिट में गुणा कराते हैं तो कितना आता है 0। दोनों को ऐड किया और ई सेल जो हमारा आया वो 2.71 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KCl के N/50 बिलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व 0.002765 महो प्रति सेंटीमीटर है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पे चालकता कितनी दे रखी है 0.002765 महो प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। और आर आपका प्रतिरोध 400 ओम दे रखा है और हमें L/A निकालना है, मतलब सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को हम क्या कहते हैं L/A, या कुछ बच्चे इसको G* कहते हैं या इसको पाई से भी डिफाइन करते हैं, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला हमारा होता है कप्पा बराबर 1/r इंटू L/A। तो यहाँ L/A बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू आर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमारा आएगा 1.106 तो आज की वीडियो में बस इतने ही न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले न्यूमेरिकल लगाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।